सुप्रभात बच्चों, मैं शारदा कुमारी मारवाड़ी +2 स्कूल गया गाइडेंस प्रोग्राम की तरफ से हिंदी पढ़ाने के लिए ये क्रैश कोर्स क्लास 10th के लिए हम लोग इस माध्यम से जुड़े हैं। और जैसा कि पता है कि क्रैश कोर्स में हमें कम समय में बहुत सारे पाठ्यक्रम को पढ़ाना है, इसलिए हम लोग मुख्य रूप से वही प्रश्न को बताएंगे जो महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी गद्य भाग से पाठ 7 से लेके 9 तक पढ़ाने जा रही हूँ और उसमें आप लोगों को संक्षेप रूप में आप लोगों ने कहा था कि सारांश बताते हुए प्रश्न उत्तर को करना है, इसलिए मैं सारांश बताते हुए आगे बढ़ूंगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगी। आप लोग निरंतर इसका अध्ययन करते रहें, गया गाइडेंस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और क्रैश कोर्स का लाभ उठाएं। तो सबसे पहले हम पाठ 7 में देखेंगे, पढ़ना है रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन जो निबंध है, सबसे पहले तो यहीं पे प्रश्न निकल गया। जो बहुवैकल्पिक प्रश्न जो आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें परंपरा का मूल्यांकन आपको ये 2 प्रश्न यहाँ पे निकल गया। कैसे कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी। और परंपरा का मूल्यांकन जो है गद्य विधा की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है, तो क्या है, निबंध है। हम लोग लिखेंगे उसमें कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। आगे चलेंगे। सबसे पहले शुरू से ही हम ये जानते हैं और पढ़ते आए हैं कि लेखक परिचय अति महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि उससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, खास करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो लेखक के बारे में जानेंगे और प्रश्न के माध्यम से ही उनके बारे में जानकर आगे बढ़ के हम लोग निबंध का सारांश देखेंगे। तो लेखक के बारे में सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न यहाँ है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लेकिन उनको किस रचना के लिए मिला? ये देखिए, यहाँ ऑप्शन है प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्थि, निराला की साहित्य साधना और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला? निराला के साहित्य साधना। रामविलास शर्मा प्रगतिशील साहित्य धारा के प्रमुख लेखक रहे और इन्होंने जीवनी साहित्य पर महत्वपूर्ण छाप छोड़ी और बहुत ही अच्छी शुरुआत किया इन्होंने, बहुत सारी जीवनियां लिखी हैं। तो निराला की साहित्य साधना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर ग। फिर आगे चलेंगे, रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश, 15 जनवरी 1913 वाराणसी यूपी, 20 अक्टूबर 1920 इलाहाबाद यूपी, 16 जनवरी 1915 गोरखपुर यूपी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 10 अक्टूबर 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश। यहाँ उनके गांव का नाम नहीं बताया गया है। अगर ऑप्शन में ऊंच गांव रहे तो वो ऑप्शन में वो भी सही रहेगा, क्योंकि इनके जो जन्म स्थान था उस गांव का नाम ऊंच गांव है, जिला उन्नाव और उत्तर प्रदेश राज्य में। आगे बढ़ते हैं, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। अभी मैंने बताया था कि प्रगतिशील काव्यधारा या प्रगतिशील लेखनी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन्होंने इस पे बहुत सारी, इनकी जो रचनाएं हैं प्रगतिशील काव्यधारा से ही जुड़ी हुई है और प्रगतिवादी दर्शन इनकी रचनाओं में होती है। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है ये जाने, तो बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध सीधा सीधा मार्क्स के विचारों से है। ये मार्क्सवादी समर्थक थे, मार्क्सवादी विचारधारा के उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी बातों को अपनी लेखनी में लिखा है। तो मार्क्सवाद से ये प्रभावित थे। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं। अभी हमने बताया कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला निराला के साहित्य साधना के लिए। तो उसके रचनाकार कौन हो गए? रामविलास शर्मा। अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय, जिन्होंने प्रयोगवादी कविताओं की नींव डाली और उसके लिए इन्होंने तार सप्तक का एक संपादन किया। तार सप्तक क्या है? तार सप्तक में बच्चों इसमें 7 कवियों की रचनाएं होती थी जो संकलित होती थी एक साथ, और सारे जो रचनाएं होती थी प्रयोगवादी रचना होती थी, और इसलिए इसे तार सप्तक कहा गया। और उसमें नई कविताओं का ही एकत्र संपादन किसने किया? अज्ञेय ने किया, शुरू किया। ये बहुत भागों में इसका संपादन हुआ, लेकिन शुरुआत कब हुई? अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1943 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे प्रश्न आते हैं। और प्रश्न हो सकता है कुछ भी पूछ दे, ये नहीं पूछे कि संपादन काल क्या है। पूछ सकता है कि तार सप्तक के संपादन किसने किया, तो अज्ञेय हो जाएंगे। पूछ सकता है कि तार सप्तक के अंदर कितने कवियों की रचनाएं संकलित रहती थी, तो 7 कवियों की। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमने कहा कि निबंध का हम लोग सारांश जानेंगे। ये बहुत थोड़े से लाइन में मैं पूरी निबंध को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिएगा कि पहले तो यहाँ निबंध और इसके लेखक का नाम है। ये जो पाठ है इसको लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा लेखक का? कोई भी लेखनी हो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य रहता ही है। तो इसमें हमें जानना है कि कौन सा उद्देश्य रहा। तो प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन में लेखक ने समाज, साहित्य तथा परंपरा से संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मीमांसा पर विचार किया है। अब ये संबंध है क्या, ये समझना होगा कि ये संबंध है क्या। समाज और साहित्य का तो अन्योन्याश्रय संबंध है ही, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? परंपरा से। परंपरा जो निरंतर चलती रहती है। परंपरा क्या है? निरंतर चलने वाली चीज है। अब जाहिर सी बात है उसमें परंपरा में थोड़ी बहुत परिवर्तन कैसे होता है? समाज और साहित्य का, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन का योगदान किसका है? साहित्य का। तो किस तरह से हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं और नई है, किस तरह से उसमें क्या क्या बदलाव है, क्या होने चाहिए, ये चीज इसमें वर्णन किया गया है, इसी का मूल्यांकन किया गया है। कैसे? यह निबंध परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। कैसे स्पष्ट करता है? इस निबंध के अंदर ये कहा गया है कि किस तरह से साहित्यकारों का ज्ञान किस कोटि का होना चाहिए। तो ये निबंधकार ने इसमें कहा है कि जो साहित्य नकल करके लिखा गया हो, जिसमें नकल की थोड़ी सी भी मात्रा हो, तो वो क्या हो जाता है? अधम कोटि का साहित्य कहलाता है। और इस अधम कोटि के साहित्य से हमारा जो समाज है आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो इन्होंने एक ही शब्द अधम कोटि कहकर यह साबित कर दिया है कि साहित्य में नकल की कोई संभावना है ही नहीं। तो ये हो गया ज्ञान और समझ। और यहाँ पे किस तरह से साहित्य के सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट कर, जो समाज में चलता रहता है, मैं पहले भी ये स्पष्ट कर चुकी हूँ अपने पिछले क्लास में भी, कि जो घटनाएं समाज में घटित होती हैं उसका प्रभाव सीधा सीधा साहित्य पे पड़ता है, और कहीं न कहीं इतिहास की छाप उस काल के साहित्य से देखने को मिलती है। तो कैसे इन्होंने लिखा है
कि रूस में जिस तरह से उदाहरण दिया है बोल्शेविक क्रांति का, रूस में जिस तरह से जाराशाही ये शासन था जिसमें कुछ तबकों को हर लाभ से वंचित रखा जाता था, उनके लिए अलग नियम कानून थे, उसको इन्होंने बताया है कि उसके बाद किस तरह से वहां समाजवाद की व्यवस्था हुई और लोग खुशहाल हुए। तो कहीं ना कहीं इस निबंध में लेखक ने यह भी बताया है कि पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करके समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाए, जिसमें लोग, लेखक का मानना है कि उसमें ज्यादा खुश सब रहेंगे, सब एक समान रहेंगे, कोई ऊंच नीच नहीं रह जाएगा। ये है प्रगतिवादी विचारधारा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग ये स्पष्ट हो गए होंगे कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद और समाजवाद, ये दोनों को स्पष्ट किया अपनी लेखनी के माध्यम से, और किस तरह से समाजवाद हमारे लिए बेहतर है ये इन्होंने बताया है। लेखक चाहते हैं कि हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था हो, और इन्होंने इसमें बहुत जगह ये दिखाया है कि समाजवादी व्यवस्था है, वहाँ का साहित्य भी उसी तरह, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और आजकल तो क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है, इसलिए लेखक ने एक जगह जिक्र भी किया है कि जो वर्तमान में जो नई लेखनी है वो किस ओर अग्रसर हो रही है, बाजारवाद की ओर। जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी सोच लिए साहित्य की रचनाएं हो रही हैं, जो कि लेखक के माध्यम से अधम कोटि का साहित्य है। इसलिए ये इस तरह की परंपरा को में बदलाव को चाहते हैं, जिसमें नई सोच, नई विचारधारा और सर्वांत सुखाय की कल्पना की गई हो। तो ये यहाँ पर, अतः यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता को युग के अनुकूल नई समझ विकसित करने में सराहनीय सहयोग है। तो इसमें ये तीन चीजों को बताया गया, समाज साहित्य और एक चीज क्या बताया गया, वो बताया गया कि परंपरा किस तरह के बदलाव और कैसे कैसे उसके नियम बताए गए हैं। लेखक ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है, और उसके उदाहरण के लिए रूस की क्रांति को भी इन्होंने बताया है। अब आगे चलेंगे, ये हो गया हमारा सारांश। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो यहाँ एक और प्रश्न दिया गया है। अभी मैंने बताया था कि पूंजीवादी व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया है अपनी लेखनी के माध्यम से। तो ये देखिए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। अभी मैंने बताया था कि इन्होंने कहा है कि समाजवादी व्यवस्था होगा तो पूरा खुल के लिख सकता है इंसान, और सबके लिए बराबर, कोई ऊंच नीच की भावना न रहेगी। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, सामंतवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी बताया, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि आंसर क्या होगा, ग होगा, समाजवादी व्यवस्था। पूर्ण ज्ञान तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से खुले हुए हैं, किसी बंधन में नहीं है, कोई कुंठा नहीं हो हमारे अंदर। आज क्या है हमारे यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था, कोई भूखे मर रहा है, कोई दिन भर कड़ी मेहनत कर रहा है तब जाके 4 रोटी नसीब हो रही है, और कोई क्या है आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है, ऐसो आराम, फालतू का पैसा उसके पास है और वो उसकी जीविका आराम से निर्वहन हो रही है। कोई बहुत कठोर परिश्रम करके भी क्या कर रहा है, 2 वक्त की रोटी अच्छे से नहीं पा रहा है। तो ये इस तरह की कुंठा है। तो कुंठा ग्रसित कभी इस तरह की रचना, पूर्ण ज्ञान भरी रचना नहीं कर सकता, क्योंकि लेखक कहते हैं कि उसके पास पढ़ने का समय कहाँ है, वो अखबार भी कहाँ पढ़ता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाला अखबार कब पढ़ेगा भाई, ये संभव नहीं है। एकदम बिल्कुल तर्कसम्मत बात है, जो बिल्कुल स्पष्ट हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में, व्यवहार में देख रहे हैं कि जो सुबह से जाता है मजदूरी करने, वो 9 बजे उसको निकलने की चिंता होती है, 9 बजे से पहले ही, बल्कि कहें 7 बजे वो घर से दूर दराज से आते हैं सब शहर में काम करने, तो 7 बजे ही वो घर छोड़ देता होगा इतनी ठंड में भी, वो क्योंकि उसे 9 बजे हाजिर होना है मजदूरी करने के लिए। नहीं मजदूरी करेगा तो फिर उसका भरण पोषण संभव नहीं है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था की क्या है, ये खामियां हैं, जिसको लेखक चाहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में लाकर लोगों, सब लोग के लिए ज्ञान बराबर और
ऊंच नीच की कोई भावना नहीं, सब एक तरह से सुखी रहे और सुखी तरह से जीवन निर्वहन करे, जिस तरह की रूस में समाजवादी व्यवस्था हो। लेखक का मानना है कि ऐसा नहीं है कि समाजवाद देश तरक्की नहीं कर रहे हैं, समाजवाद देश और भी तरक्की कर रहे हैं, और हमारा देश जो है विभिन्न धर्मों का और विभिन्न रीति रिवाजों का समावेश है, और उसको लेकर अभी इस तरह का इतना बड़ा लोकतंत्र पूरे संसार में नहीं है। तो हम तो और भी तरक्की कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ समाजवादी व्यवस्था हो जाए। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 7वां प्रश्न में चलते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका क्या है? लेखक कहते हैं साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली की मनुष्यों की भूमिका नगण्य है, निर्णायक है, नकारात्मक है, इनमें से कोई? तो निर्णायक है। अभी मैंने कहा कि परंपरा और समाज दोनों का संबंध सीधा सीधा साहित्य से होता है, तो साहित्य निर्णायक हुआ कि नहीं? साहित्य सर्वोपरि है, इसलिए साहित्य ही निर्णायक है कि समाज किस ओर जा रहा है, परंपरा में क्या बदलाव हो रही है और परंपरा किस तरह से सुरक्षित है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में प्रेमचंद और उनका युग एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञेय और रामधारी सिंह दिनकर। तो ये रचना रामविलास शर्मा की है। अब हम लोग, ये तो हो गया बहुवैकल्पिक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को जो महत्वपूर्ण है, जो पाठ से आ सकता है, वो मैं यहाँ पे दी हूँ। उसी तरीके से आप लोग अपने शब्दों में इसको लिखने की कोशिश करिएगा। सारांश जैसा कि मैंने बता दिया है, तो अपने शब्दों में भी आप लिख सकते। कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो शब्द यहाँ पे डाला है उसको आप रटेंगे, ये नहीं, समझ के अपने शब्दों में लिखें, वो ज्यादा अंक आपको प्राप्त होंगे। बस एक पैटर्न है, इसे आप लोग समझ लें तो बेहतर रहेगा। तो प्रश्न क्या है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो परंपरा का ज्ञान हमने अभी बताया था, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उनको परंपरा का ज्ञान जरूरी, परंपरा के ज्ञान से ही जरूरी है। किनके लिए? जो रूढ़ियां तोड़कर साहित्य की रचना करना चाहते हैं उनको परंपरा का ज्ञान जरूरी है उनके लिए। क्यों? परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है। जब तक हम अपने परंपरा को नहीं जानेंगे, हम अपनी जो सारी स्थिति है उसको नहीं जानेंगे, तब तक कैसे प्रगतिवादी दृष्टिकोण पैदा होगा भाई? जब तक हम मेहनत मजदूर करने वाले संघर्ष को नहीं देखेंगे, जानेंगे नहीं, तो हम कैसे प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे? और परिवर्तन मूलक साहित्य का जन्म होता है। ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा है साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? तो अस्थायी होता है, अभी मैंने ये बताया था कि साहित्य का संबंध मनुष्य से है, समाज से है। बहुत ही आदिम भावनाएं साहित्य में प्रतिफलित होती है। वस्तुतः साहित्य मात्र विचारधारा नहीं है, इसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उनकी भावनाएं, साहित्य में क्या होता है? इंद्रिय बोध के साथ साथ भावनाएं भी व्यंजित रहती है। साहित्य का यही पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। जो भोगता है इंसान, जो उस पे बीत रही होती है, कहीं ना कहीं रचनाओं में वही चीज आती है और वो सबसे स्थायी होता है। काल्पनिक बातों में जरा भी स्थायीपन नहीं होता। तो यहाँ पे इंद्रिय बोध और भावनाएं व्यंजित होती है, जो साहित्य क्या होता है? अस्थायी होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? क्या क्या खतरा हो सकता है साहित्य निर्माण में? पहले तो मैंने बताया था, आप लोगों को बताई हूं कि लेखक मानते हैं कि नकल करके साहित्य नहीं रचना चाहिए,
क्योंकि उसके निर्माण में क्या होता है, वो अधम कोटि का साहित्य होता है। विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला या साहित्य का विकास होता है। इसमें प्रतिभाशाली लोगों की भूमिका होती है। किस तरह की भूमिका होती है? निर्णायक की भूमिका होती है। मानव मन की अतल गहराइयों में डूबकर साहित्य के मोती निकालते हैं। मन की गहराइयों में, भावनाओं में डूबकर साहित्य की रचना होती है, परंतु इन विशिष्ट लोगों की कृतियां भी पूर्णतः दोष रहित नहीं होती, इसलिए कुछ नया करने की गुंजाइश रहती है। तो कवि लेखक ने यह भी कहा है कि जिस दिन कोई भी साहित्य दोष रहित, जिसपे पूरी तरह से उसमें गुण दोष को नहीं निकाला जाएगा, तब तक वो साहित्य क्या होता है, वो पूरी तरह से उत्कृष्ट नहीं हो सकती। तो उसके लिए आलोचना की जरूरत बहुत ही आवश्यक है। आलोचना होनी चाहिए साहित्य की, तभी कुछ और नया करने की गुंजाइश। जैसे हम परफेक्ट हो ही जाएंगे तो कुछ अलग क्यों करेंगे? कहते हैं ना कि जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखना है, कुछ न कुछ कमी अपने अंदर है। तो उसी तरह से साहित्य भी है, उसमें कुछ न कुछ दोष जब निकलते रहेगा तो उसमें कुछ नया करने की गुंजाइश होगी। आगे चले। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत है से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? अभी मैंने सारांश में बताया था कि यहाँ विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ बहुत तरह के रीति रिवाज हैं, यहाँ बहुत तरह के पहनावे अलग अलग हैं। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश है, क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज भी बहुत सारे अलग अलग हैं, फिर भी सब एक हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और ईसाइयों का जो चर्च होता है, गिरजाघर, वो सब कुछ हमारे यहाँ है। देखिए, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबकी अपनी भाषा और रीति रिवाज है। यहाँ की राष्ट्रीयता किसी एक जाति की दूसरी जाति पर विजय से निर्मित नहीं है, सबके लिए समान है सब नियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार, उसमें सबके लिए समान है, किसी के लिए विशेष नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर सब गांव शहर में मिलते हैं, सब कुछ, सब लोग एक साथ रहते हैं। इस प्रकार बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ एक और प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक है, देख लीजिए। ये व्याख्या है, सॉरी, ये व्याख्या है। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम। ऐसा लेखक ने लिखा है। और व्याख्या करने के लिए मैं पहले भी बता दी हूँ कि पूरा इसका विश्लेषण चाहिए। पहले तो संदर्भ देना होता है, उसके बाद आप अर्थ लिख सकते हैं किस संदर्भ से लिया गया है। यहाँ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से संकलित है। इसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा जी के निबंध परंपरा का मूल्यांकन से यह पंक्तियां उद्धृत है। साहित्य की परंपरा से मूल्यांकन और महत्व को इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है। किस तरह से मूल्यांकन को बताएगा? कहीं ना कहीं इन पंक्तियों में एक और बात है, छुपी हुई है। क्या ये कहना चाहते हैं? ये पहले भी बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं जातीय लेखकों पर। जातीय से आप लोग समझते हैं जातीय लेखक क्या होता है, जातीय लेखनी क्या होता है, जातीय साहित्य क्या होता है? ये होता है कि अगर हम हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है, हम लोग क्या हैं जो हिंदी, उर्दू नहीं जानते, उर्दू बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं अगर उर्दू में रचना कर दिए तो वो हो गया जातीय साहित्य। और अगर उर्दू बोलने वाले हैं, उन्होंने हिंदी में रचनाएं की, तो वो हो गया जातीय साहित्य। तो इस तरह से अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो किताब हैं, जैसे आप लोगों को वर्णिका पढ़ना है, वर्णिका भी पढ़ना है एक किताब, उसमें क्या है, दूसरे राज्यों के लेखकों की कहानियों को हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक भाषा या
एक बोली से दूसरी बोली को किस तरह से हम सम्मान देंगे, उसकी भावनाओं को कैसे हम समझेंगे, उसकी रीति रिवाजों को कैसे जानेंगे, उसकी लेखनी के माध्यम से। मैंने कहा कि समाज और साहित्य का ऐसा संबंध है कि समाज को जानने के लिए वहां के साहित्य को जानना होगा। तो इसीलिए देखिएगा, आप लोग उड़ीसा के लेखक को पढ़ना है, दक्षिण भारत के लेखकों को पढ़ना है वर्णिका में, इसीलिए आप लोगों के पाठ्यक्रम में डाला गया। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है। तो यहाँ एक दूसरे भाषी लोग हैं, वो दूसरे भाषा को जानने और उसको आदर, उसके महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर हम दूसरे भाषाओं को आदर सम्मान देते हैं तभी हमारे भाषा को भी वही सम्मान प्राप्त होगा। और आज तक हमारे देश में क्या हुआ, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया। जब तक राष्ट्रभाषा नहीं बनेगा, समझिए राष्ट्र का विकास हम कल्पना में ही सोच सकते हैं। पूरी तरह से विकसित हमारा देश विकासशील ही रहेगा और विकसित नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना होगा कि किस तरह से हम अंग्रेजी को ज्ञानोपार्जन का ही भाषा समझें और जो हमारी जो मुख्यतः जो भाषाएं हैं हमारे देश की, सबका आपस में आदर सम्मान करें। उस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि लेखक के अनुसार जहाँ के लोगों में साहित्य की परंपरा का ज्ञान होता है, वहाँ के लोग जुदा होकर भी भावनात्मक दृष्टि से एक होते हैं। अविभाजित बंगाल में साहित्य परंपरा का ज्ञान था, विभाजित होने पर भी बंगाल और बांग्लादेश भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक हैं। अभी तक वो एक ही है, लगभग वो उसी तरह की भाषा वहां भी प्रयोग होती है, और जबकि अविभाजित पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब और हिंदुस्तान के पंजाब में पर्याप्त अंतर है, अंतर हो गया है। ये आप लोग पाकिस्तान के पंजाब और हिंदुस्तान के पंजाब में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरह से कहा जा रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि हम अपनी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषाओं के जो साहित्य हैं उनका भी ज्ञान रखें, उनके बारे में जानें, उनकी भावनाओं को समझें, तभी हमारी भाषा का विकास हो सकता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला पाठ, ये हो गया हमारा पाठ 7। अब हम लोग पाठ 8 में जाएंगे। पाठ 8 में हमें पढ़ना है क्या, जित जित मैं निरखत हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ। पाठ 8 में आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी विधा है, साक्षात्कार। सर्वप्रथम ये आप जान लीजिए, पाठ प्रवेश करने से पहले शीर्षक देखिए और शीर्षक कौन सी गद्य विधा के अंतर्गत कौन सी विधा है ये जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो जित जित मैं निरखत हूँ साक्षात्कार है। यह पाठ जो है, साक्षात्कार किसको, जिसको इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं हम लोग, उसमें बातचीत के माध्यम से प्रश्न और उसके उत्तर मिलते हैं। तो यहाँ ये जो पाठ है पंडित बिरजू महाराज जो कथक नृत्य करते थे उन पे आधारित है। उनसे साक्षात्कार किसने लिया, उनकी शिष्या रश्मि वाजपेयी ने, जो कि नटरंग पत्रिका की संपादिका है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके सारांश। बहुत कम समय है, मैंने कहा है कि थोड़े से शब्दों में ही सारांश को बताऊंगी और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच रखूंगी। प्रस्तुत पाठ बिरजू महाराज पर केंद्रित है और यह एक बातचीत के रूप में है जिसे उनकी प्रिय शिष्या रश्मि वाजपेयी ने साक्षात्कार के रूप में कलमबद्ध किया है। इस रचना में पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि एवं संघर्षों पर प्रकाश डाला गया है। कलाकार बिरजू महाराज क्या थे, कथक नृत्य के महान कलाकार थे। इनके पिता प्रसिद्ध कलाकार थे। पिता के सानिध्य में बचपन से ही कला के क्षेत्र में ये अच्छा प्रदर्शन करते आए। ये पिता को ही अपना गुरु मानते थे। अब इतना से समझिए कि लगभग अपने जीवन में घटित घटनाओं को इस
पाठ के अंतर्गत रखा गया है। किनकी घटनाओं को? पाठ बिरजू महाराज, जिनसे कौन पूछ रही है प्रश्न के रूप में? उनकी शिष्या रश्मि बाजपेयी जी उनसे प्रश्न पूछ रही है, उसके जवाब में वो सारी घटनाओं को बताते जा रहे हैं। तो वो बचपन से उन्होंने बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उसके बाद किन किन संघर्षों से उनको जूझना पड़ा, और कथक नृत्य पर किस तरह, इसमें यह भी बताया गया है कि इंसान अगर हार नहीं माने तो जहां चाह वहां राह। इनके जीवन में बहुत संघर्ष आए, ये चाहते तो अपना जो लक्ष्य है उससे विचलित होकर दूसरा क्षेत्र चुन सकते थे, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी हार नहीं मानी और कथक नृत्य को ही अहम रूप से उसका रियाज करते आए कठिन से कठिन परिस्थितियों में। इसमें एक जगह वर्णन है, बहुत ही करुणा उसमें है, संवेदना भरी हुई है। क्या है कि इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले तो इनका जन्म 4 फरवरी बसंत पंचमी के एक दिन पहले 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में जाफरीन हॉस्पिटल में हुआ था, और ये सब भाई बहनों में छोटे थे, सबसे छोटे। तो इनकी जो ये हमेशा अपने पिताजी के साथ साथ रहते थे। तो पहले राजा के यहाँ क्या था, राजघराना था। राजघराने में इन लोग का आना जाना, जो अच्छे नृत्य करने वाले होते थे, गाने वाले होते थे, उनका क्या वादक के रूप में रख लिया जाता था। तो इनको भी रायगढ़ में नवाब थे, उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था पिताजी के साथ। तो ये वहाँ पे आते जाते रहे। 6 वर्ष की उम्र में ही इनकी कला ने किसका मन मोह लिया? नवाब का। तो उन्होंने कहा कि आपको पुत्र भी यहाँ नौकरी करेगा, इनको भी रखूंगी, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, इनके पिताजी को। तो इनके पिताजी ने सहर्ष उस नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि वहां से वो हटना ही चाहते थे। ये हो गया। और सबसे संवेदनात्मक जो दृश्य रहा वो क्या, इनकी पिताजी की मृत्यु 9.5 वर्ष की उम्र में ही हो जाती है। ये जब 9.5 वर्ष के होते हैं तभी इनकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और आर्थिक स्थिति इतनी बदतर होती है कि इनके पास पैसे भी नहीं रहते। किसके लिए? हमारे यहाँ क्या हिंदू धर्म में क्रियाकर्म 10 कर्म होता है, 13वीं होती है, तो उसके लिए भी पैसे इनके पास नहीं था। ये कहते हैं कि वो उससे बड़ा दुखदाई पल मेरे लिए कुछ भी नहीं था कि मैं उस दुख की घड़ी में भी नृत्य करने गया, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। तो 10 कर्म से पहले 2 स्टेज प्रोग्राम इन्होंने किया, एक देहरादून और एक कानपुर में, जिससे इन्हें 500 रुपये प्राप्त हुए, और 500 रुपये में 10 कर्म और 13वीं का कार्य इन्होंने किया। ये कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे दुखदाई पल वही रहा। इस तरह से इनके जीवन के संघर्ष, उसके बाद इन्होंने किस तरह से संघर्षों से जूझकर बड़ी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की, ये आप लोग भी जानते हैं कि ये बहुत बड़े कथक नृत्यकार थे और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। अब ये हो गया सारांश। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न सबसे पहले ये, जिसके लिए 1 अंक हमें मिलते हैं, ये बहुवैकल्पिक प्रश्न। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो अभी मैंने बताया कौन सी कला, नाट्य कला से नहीं, कथक नृत्य से, यही होगा, कथक नृत्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर। सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? ये सारे सुशीरवाद है, लेकिन शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो आप लोग देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है तबला को, ढोलक को, बांसुरी को, शहनाई को। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शहनाई। ऑप्शन घ। देखिए ऑप्शन घ। किसे कहा शाह की उपाधि मिली है? शहनाई को। अब आगे देखिए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी। तो ये 7वीं पीढ़ी का जो आपका विकल्प है वो बिल्कुल सही विकल्प है। आगे चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया? अभी मैंने बताया था सारांश में आपको कि वो जब 9.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और ये 9.5 का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? दरभंगा, लखनऊ, कानपुर, जयपुर। तो
लखनऊ, लखनऊ घराने से इनका जन्म भी लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी? तो ये उनकी उम्र आगे देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ये है पंडित बिरजू महाराज, ये देखिए आप लोग, इनको जानते भी, सरोज खान जो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रही है, तो उनके ये कोरियोग्राफी करती थी माधुरी दीक्षित के लिए, तो उनके ये गुरु रह चुके हैं। माधुरी दीक्षित जी भी इनसे बहुत नृत्य सीखी हैं। ये हैं पंडित बिरजू महाराज। अब आगे बढ़ते हैं। तो इनको जो पुरस्कार कब मिला था, कितनी उम्र में? 27 वर्ष की उम्र में। 27 वर्ष है ऑप्शन में, 24, 29 और 25। तो ऑप्शन देखिए यहाँ सही उत्तर है, सही उत्तर का 27 वर्ष की उम्र में। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो ये आखिरी प्रोग्राम कौन से शहर में किए थे? रामपुर, जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर। तो मैनपुरी में किए थे। गर्मी का समय था, बहुत लू चल रही थी, और वहीं इनके पिता को क्या लू लग गया। उसके बाद 10-12 दिन बाद उनकी देहांत हो गई। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये मैंने सारांश में अभी बताया। देखिए ऑप्शन है 16 फरवरी 1936 लखनऊ। देखिए लखनऊ ऑप्शन 2 है, ये आपको भ्रमित करने के लिए रहेगा। आपको सिर्फ स्थान देखकर ही ऑप्शन नहीं चुनना है, आपको डेट का भी ध्यान रखना है, ठीक है? ये नहीं कि लखनऊ देखें और झट से ऑप्शन को टिक कर दिया, नहीं, एकदम बिल्कुल लापरवाही नहीं, क्योंकि अगर गलती होगा तो 1 अंक चले जाएंगे, सही हुआ तो पूरे का पूरे अंक मिलेगा। तो आपको ऑप्शन देखना है 16 फरवरी 1936, 9 फरवरी 1930 वाराणसी, 4 फरवरी 1938 लखनऊ, 11 फरवरी 1932 पटना। तो सबसे पहले तो हम लोग लखनऊ जानते ही हैं, लेकिन इसमें क्या है, 4 फरवरी 1938 होगा, सही उत्तर ग। अब आगे बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो लघुत्तरीय प्रश्न में सारांश मैंने बताया है, बहुत सारे प्रश्न आपको उसी से मिल जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग अपने शब्दों में उत्तर दें। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो लखनऊ और रामपुर से क्या संबंध है? देखिए बिरजू महाराज का जन्म स्थान कहाँ था? लखनऊ में हुआ था। रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहीं उन्हें विकास का सुअवसर मिला था, क्योंकि पिताजी वहां पे कार्यरत थे। बिरजू महाराज के, ये दूसरा प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो अभी मैंने बताया कि वो अपना गुरु अपने बाबूजी को मानते थे। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। इनके बाबूजी अच्छे स्वभाव के इंसान थे, साथ ही वे कला प्रेमी भी थे। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। महाराज को तालीम उनके बाबूजी ने ही दिया था, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत कम उम्र से 2 वर्ष से ये साथ चले जाते थे। जब भी जहां प्रोग्राम देने इनके पिताजी जाते थे तो ये साथ जाते थे, और लगभग 6 वर्ष ही आते आते इनकी जो नृत्य होता था उसको लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद करने लगे थे, और यही कारण था कि उन्होंने धीरे धीरे अपने पिताजी से ही इससे खानदानी पेशा को सीख लिया। फिर अगला प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए? किस संस्था से जुड़े और किनके संपर्क में आए? तो नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में, ये याद रखिएगा, हिंदुस्तानी डांस, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे सकता है कि सबसे पहले नृत्य संस्था, कौन से नृत्य संस्था से बिरजू महाराज जी जुड़े? तो ये याद रखिएगा नाम, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े। और वहाँ निर्मला जोशी जी के अतिरिक्त कपिला जी, जो इनको बाद में भी सहायता करती है, जब इनकी स्थिति खराब होती है पिताजी की मृत्यु के बाद, तो कपिला जी इनको बाद में भी आर्थिक रूप से इनको नौकरी दिलवाती है अकादमी में, जिससे इनका भरण पोषण होता है। कपिला जी लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा, कलकत्ता के दर्शकों की प्रशंसा बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जब ये कलकत्ता इनके लिए बहुत शुभ साबित हुआ, कलकत्ता में इन्होंने स्टेज शो दिया, तब से ये बहुत
विख्यात हो गए हैं और लोग दूर दूर तक इनको जान गए, इनके नृत्य की बहुत प्रशंसा हुई। तो कलकत्ता के नृत्य पे क्या है, कलकत्ता के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे, वहां गए थे। उस नाच की कलकत्ता के दर्शकों ने प्रशंसा की और पूरे अखबारों में ये छा गए। बिरजू महाराज जी पूरे अखबारों में प्रशंसा की, तमाम अखबारों में ये छा गए। वहां से इनके जीवन में एक मोड़ आया, नया मोड़ आया। उस समय से बिरजू महाराज जी निरंतर आगे बढ़ते रह गए, जिसके लिए ये संघर्ष कर रहे थे अपने नृत्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति इन्हें हुई और ये बहुत आगे गए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, ये 5वां प्रश्न है, क्या है, देखिए, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? इसका वर्णन मैं कर चुकी हूँ कि कब आया, और वो बहुत ही संवेदनात्मक है और हम लोगों के भी आंख में आंसू आ जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसे अपने पिता की मृत्यु पर नाच सकता है। सोचिए उनके मन पे क्या बीत रही होगी, क्या मजबूरी थी रही है, किस तरह की मजबूरी थी। ये ब्राह्मणवादी मजबूरी, क्रियाकर्म वाला ढोंग आज भी जो आर्थिक रूप से परेशान लोग हैं उनके लिए बहुत, इंसान तो मरता ही है, वो दुख अलग, और कहाँ से क्रियाकर्म करे ये दुख ऊपर से पड़ जाता है। यही हाल कुछ इनके साथ था। उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो क्या है, बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु के बाद काफी दुखदायी समय आया। घर में पैसा नहीं था कि दसवां किया जा सके, इसलिए पैसे जुटाने के लिए बिरजू महाराज जी को 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम करने पड़े। उसी 10 दिन, जीवन का सबसे दुखदायी दिन था, लेकिन उनको 2 स्टेज प्रोग्राम करने पड़े। और इन 2 प्रोग्राम से जो उन्हें 500 रुपया मिला, देखो यहाँ है, देखो बेटा, ये जो इसी प्रश्न का अंश यहाँ है। प्रोग्राम से बिरजू महाराज जी को जो 500 रुपये इकट्ठे हुए, उससे वो 10वां और 13वीं की, ये बहुत ही कारुणिक है। और ऐसे में नाचना, पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन का सबसे दुखद समय था। मैंने पहले भी सारांश में बताया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और पूरी तरह सारांश को समझने से अगर प्रश्न कुछ इतर भी पूछे, ऐसे तो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने दे दिया है, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि आप पूरा लेक्चर सुने, पूरा व्याख्यान को सुनिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो PDF में नहीं होती है, जो व्याख्यान में होती है। तो आगे अब देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर क्या है। ये आज मेरे कलांश का अंतिम अध्याय है, क्या, चैप्टर 9, आविन्यो। आविन्यो एक जगह का नाम है, आविन्यो एक जगह का नाम है। और सबसे पहले मैं बताती हूँ, शीर्षक को समझिए, और शीर्षक कौन सी रचना है वो। तो अभी हमने 2 चीज क्या क्या पढ़ा, निबंध और साक्षात्कार, और ये जो अगला है वो हम पढ़ रहे हैं आविन्यो, जो कि एक ललित रचना के अंतर्गत आता है, जिसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी जी। ये बहुत सारे विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सुशोभित हुए हैं, और इन्हें पहला कुलपति बनाया गया महात्मा गांधी विश्वविद्यालय का। और बहुत ही ये ज्ञान, इनको बहुत ज़्यादा ये ज्ञानी थे, और इन्होंने अंग्रेजी से PG और PhD किया था। फिर भी इनकी साहित्य जो थी बहुत ही उच्चतम कोटि की रही, हिंदी साहित्य। तो आगे देखिए, ये प्रश्न है, पहले मैं प्रश्न बताती हूँ, उसके बाद इसका सारांश बताऊंगी। ये बहुत ही रोचक ललित रचना है। आविन्यो किस नदी के किनारे है? आविन्यो यहाँ नहीं है, हमारे देश में नहीं है, ये दूसरे देश की बात है। और ये कौन सी नदी के किनारे? सोन, झेलम, रोन, माइंस। तो सबसे पहले देखिए, हमारे देश में नहीं है, तो हमारे देश में ये नदी और ये नदी तो है, लेकिन ये दोनों नदी नहीं है, तो यही दोनों में से कोई होगा। तो ये गा ऑप्शन जो है, रोन नदी के किनारे आविन्यो शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? वहां ला शत्रुज जो था वो एक ईसाई मठ था, वही लेखक ठहरे थे। ये जो ला शत्रुज यहाँ आया है, ये क्या है? धार्मिक ईसाई मठ। तो वो कब से कब तक होता रहा, धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से, आप लोग 9th में ही पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति,
उस समय क्या था, मध्यम वर्ग जो थे वो ईसाई मठों में कब्जा कर लिए थे ना जब क्रांति हुई थी, तो सब, क्योंकि पादरी वर्ग उसको क्या करते थे, उस पे उसका शोषण करते थे मध्यम वर्ग का। तो उन्होंने, जब क्रांति हुई तो क्या हुआ, बदलाव होता है, सत्ता पलट होता है, तो वो सारे मठों को क्या किए थे, और जो ये गिरजाघर थे उस पे सब लोग कब्जा कर लिए थे। तो उसी समय की बात रही है। तो वो कौन सी सदी थी, 14वीं सदी की फ्रेंच क्रांति। तो ये घ ऑप्शन सही होगा। अब आपको इतिहास से भी थोड़ी थोड़ी चीज यहाँ आ रही है, इसलिए हर सब्जेक्ट का एक दूसरे से कोरिलेशन होता है, संबंध होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से अध्ययन करें। आगे देखिए, ला मारा मो जेलद आविन्यो किसकी कृति है? लियोनार्डो, दा विंची, पिकासो, रविंद्रनाथ टैगोर, विंसेंट वैन गो। तो यहाँ दा विंची, पिकासो, क्योंकि ये जो ला शत्रुंज था वहां बहुत सारे लोग आते थे, वहां मौन स्थापित था और वहां पे आके रचनात्मक कार्य बहुत ही शांतिपूर्ण, कहीं भी शांति होता है जहां ज्यादा अच्छे से काम होता है ना, तो बहुत सारे रचनाकार वहां आते थे रचना करने के लिए। तो वो किसकी कृति है? दा विंची, पिकासो की। खा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या रहा है? अभी मैंने बताया कि वहां बहुत शांति होती थी और बहुत ही प्राकृतिक छटा बहुत ही रमणीय थी, इसलिए वो कला का केंद्र बना रहा। वहां लोग अभिनीत करने आते थे, अपने नाटक को भी रंगमंच के रूप में भी होता था और रचनात्मक कार्य होते थे। तो ये ऑप्शन खा सही होगा, कला केंद्र। वहां क्या, लेखक को ही क्यों बुलाया गया था? क्योंकि वहां जो था वो महाभारत का मंचन हो रहा था पीटर्सबर्ग के द्वारा, उस पर बहुत विवादास्पद बयान आ रहे थे, इसलिए लेखक को वहां बुलाया गया था। तो यहाँ आगे देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म तथा वे कहाँ के मूल, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, क्या है? जन्म तथा जन्म स्थान नहीं है, ये प्रश्न में क्या है? अशोक वाजपेयी के जन्म तथा वे कहाँ के मूल निवासी थे, जन्म स्थान नहीं। ये गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जन्म स्थान अगर रहेगा तो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ये जन्म स्थान इनका था दुर्ग छत्तीसगढ़ और मूल निवासी ये कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। ऑप्शन देखते हैं। 16 जनवरी 1941 मध्य प्रदेश, 16 फरवरी 1961 उत्तर प्रदेश, 16 जनवरी 1955 बंगाल, 17 अगस्त 1947 महाराष्ट्र। तो अभी मैंने कहा कि मूल निवास उनका मध्य प्रदेश था, इसलिए मध्य प्रदेश सागर में वो रहते थे, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन का में है, इसलिए ऑप्शन का ये सही उत्तर। ठीक है, क्लियर? इतना तक तो स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुमार गंधर्व एक इसमें आया है अभिनय के रूप में, ये जो पात्र है उसका वर्णन है। कुमार गंधर्व क्या है? तो गीतकार है, कलाकार है, शास्त्रीय गायक है, चित्रकार है। इसका आंसर देखेंगे हम लोग। तो ये क्या है? इसका आंसर है कलाकार। कुमार गंधर्व क्या है? कलाकार। आगे देखते हैं, ये प्रश्न है 7वां प्रश्न। आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्यों की रचनाएं की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो बता दें कि आविन्यो में 19 दिन रहे थे लेखक, कितना से कितना तारीख? 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 1994 तक, तो 19 दिन हो गया। इस कुल 19 दिनों में लेखक ने 27 कहानियां और 35 कविताओं की रचना की थी। तो ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है? गद्यों की रचना, गद्य यानी कहानी। तो कितना हुआ? 27। अब आगे देखते हैं ऑप्शन में 27 है या नहीं। ये देखिए, ये देखिए ऑप्शन का 27। क्लियर? अब आगे चलेंगे, पहले देखेंगे सारांश को। मैंने बताया था कि वस्तुनिष्ठ के बाद आपको सारांश बताऊंगी। तो ये देखिए, बहुत ही कम शब्दों में मैंने सारांश को रखा क्योंकि समय बहुत कम है। क्रैश कोर्स यानी फटाफट तैयारी। अब आप लोग परीक्षा के अंतिम चरण में हैं, इसलिए बस एक उसको अंतिम टचअप देना है तैयारी को। तो आविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, अभी मैंने बताया था, जिसका नाम क्या है? ला शत्रुंज, जहां लेखक ने 19 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर मिला। किसको? लेखक को।
प्रवास के दौरान प्रतिदिन गद्य एवं कविताएं लिखा करते थे। लेखक 19 दिनों में 27 कहानियां और 35 कविताओं की रचना की थी। और ज्यादा इसमें कुछ वर्णन नहीं है, वहीं का वर्णन है आविन्यो शहर का, जो कि दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे है। ठीक है, उसका पिक्चर भी मैं दिखाऊंगी। और इसके बाद हम लोग आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। लघुत्तरीय प्रश्न के माध्यम से भी थोड़ा सा अध्याय खुलेगा और आप लोग जान पाएंगे। तो लघुत्तरीय प्रश्न में है, प्रश्न पहला, आविन्यो क्या है? यहां देखिए, आविन्यो क्या है और कहां अवस्थित है। मैं पहले भी बता चुकी हूं, आविन्यो एक पुराना शहर है और यह दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि आविन्यो कहाँ है, हर बार लगभग पूछ ही देता है कहाँ स्थित है, किस शहर में है। तो आविन्यो एक छोटा सा शहर है जो दक्षिण कौन सा देश में है, दक्षिण फ्रांस में है। किस नदी के किनारे है, रोन नदी। एकदम इसको याद ही कर लीजिए, ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। रोन नदी के किनारे बसा हुआ, ये हो गया। चाहे तो ये वस्तुनिष्ठ में पूछे, लघुत्तरीय में पूछे या बहुवैकल्पीय में पूछे, लेकिन पूछेगा। ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। अभी मैंने ला शत्रुज से आप लोगों को परिचय करवाया था, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग कोशिश करिएगा अपने शब्दों में लिखने का। ठीक है, ये बस आप लोगों को बता दिया जा रहा है जानकारी हेतु। ला शत्रुज एक ईसाई मठ है। क्या है, अभी मैंने बताया था ईसाई मठ है। फ्रेंच शासकों के पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किले में अवस्थित है। ये किले के अंदर अवस्थित है। पोप जो था, वह जो शासक था, उसके पे क्या कर रहा था, गतिविधियों पर नजर रखता था। इन दिनों यह रंगमंच, मतलब उस समय पहले वो चीज था और उस समय क्या बन गया था, इन दोनों यह रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। वहां लोग रंगमंचीय कार्य करते थे और लेखन का कार्य करते थे। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां ठहर कर अपना रचनात्मक कार्य करते थे। वहां बहुत अच्छे से हर सुविधा दिया गया था और बहुत खूबसूरत वो बना हुआ था ला शत्रुज ईसाई मठ। नदी तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? लेखक वहां से आने के बाद ये अनुभव करते हैं, नदी तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। उनको क्या लगता है कि जल नहीं बह रहा है, तट पे जो बैठे हुए हैं वही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वह नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि वह नदी हो गए हैं। स्वयं में नदी की झलक देखते हैं और नदी में स्वयं की। ठीक है, लेखक आविन्यो में क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिन तक रहे? लेखक की उपलब्धि क्या है, क्या रही? यहाँ टंकन में थोड़ी सी गलती है। लेखक की उपलब्धि क्या रही प्रश्न होगा। लेखक आविन्यो में अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर लेके गए थे। यह भी महत्वपूर्ण है प्रश्न, इसको याद रखिएगा कि क्या क्या लेके वहां गए थे। तो हिंदी का टाइपराइटर लेके गए थे, 3-4 पुस्तकें ले गए थे जिनकी उनको वहां सहायता चाहिए थी लेखनी में, और कुछ संगीत के टेप लेकर गए थे। जब वो उनको मन नहीं लगता था तो वो क्या करते थे, संगीत सुना करते थे। और वहां 19 दिन 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक रहे। कब तक रहे? दोपहर तक रहे। कुल 19 दिनों में वहां रहकर 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं उन्होंने की। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अंतिम प्रश्न है आपका दीर्घोत्तरीय में। ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए कि लेखक के उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। मैंने बताया था मौन का स्थापत्य कहा है, क्यों कहा है? ला शत्रुज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किला में एक ईसाई मठ है। किला के अंदर ही ईसाई मठ है। उसके भीतरी भाग में ईसाई संतों के चैम्बर बने हुए हैं। 2-2 कमरों के चैम्बर सुसज्जित है। 14वीं सदी के फर्नीचर उसमें लगे हुए हैं। एंटिक जिसको बोलते हैं, एंटिक पीस एकदम 14वीं सदी का ही, जिस समय वो फ्रेंच क्रांति हुई थी। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। ला शत्रुज में सारा स्थापत्य जो वहां की जो वो कलाकारी है जो किस तरह की है, मौन की है, जहां एकदम शांति है। अतः लेखक ने इसे मौन का स्थापत्य की संज्ञा दी है। अब आप लोग मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से पूरा जो तीनों पाठ है उसको समझ गए होंगे, सारांश के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से। अब आपकी मेहनत और लगन की जरूरत है, निरंतर उसका अध्ययन करते रहें
और रोज जो कक्षाएं होती हैं उसको देखें और एक नोटबुक पे उसको नोट करें। ये देखिए, ये अंत में मैं आपको अविन्यो दिखा रही हूँ। अविन्यो शहर रोन नदी के किनारे स्थित है और इसी के अंदर ये किला है, इसके अंदर ये ला शत्रुंज बना हुआ है। ये एक पिक्चर मैंने डाउनलोड किया था आपको दिखाने के लिए। अंत में खूब पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।